हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम बच्चों 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। क्या नाम है बच्चों? सॉल्यूशंस। तो कॉपी और पेन निकाल लो और सारी चीजें लिखना शुरू कर दो, ठीक है? तो हेडिंग लगाओ सॉल्यूशंस, न्यू टॉपिक न्यू जर्नी और हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस, ठीक है ना? अब थोड़ा सा 5 मिनट्स हम इन्वेस्ट करेंगे कि सीबीएसई या बोर्ड। तो एक चीज याद रखो बच्चों, ये जो 2020 में सिलेबस आया है बोर्ड का, वो सिलेबस एक्जैक्टली एनसीईआरटी की तरह है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो होगा क्या बच्चों, अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ लोगे तो आपके बोर्ड के भी प्रिपरेशन हो जाएंगे और नीट जेई या फिर आप एमएससीईटी की भी एग्जाम दे सकते हो। तो सारे प्रिपरेशन कंबाइनली आपके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? सॉल्यूशंस। और किस हिसाब से पढ़ेंगे हम? इट इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी से आपका क्या हो जाएगा? बोर्ड का भी हो जाएगा और नीट सीईटी जेई सबका हो जाएगा, ठीक है? तो ये कॉमन सिलेबस होगा। तो हेडिंग लगाओ सॉल्यूशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। अब बोर्ड में क्या किया है इन्होंने, बहुत शॉर्ट में इसका सिलेबस रखा है, लेकिन वो समझने के लिए हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, बहुत डिटेल में जाकर हम इसको पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डेफिनेशन से। वो डेफिनेशन है बच्चों, लिखो हेडिंग लिखो, मिक्सचर। क्या? मिक्सचर। What is mean by mixture? In Marathi it is called as मिश्रण। ओके, मराठी में क्या बोलते हैं बच्चों? उसको मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर। तो मिक्सचर किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। लिखो बच्चों, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। इसको क्या कहा जाएगा? मिक्सचर कहा जाएगा। समझ रहे हो? मिक्सचर मतलब क्या? अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे में आपने ऐड कर दिए तो उसको क्या कहा जाएगा? मिक्सचर। दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। अभी मिक्सचर के वैरायटी ऑफ टाइप से बच्चों, वो आपको 11th में थे, अब उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो ये जो मिक्सचर होते हैं बच्चों, बेसिकली मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? तो इसके दो टाइप कौन कौन से होते हैं? वो दो टाइप है बच्चों। नंबर 1 है होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा है बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा कौन सा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म बच्चों, जो एक जैसा होता है। बायोलॉजी में बहुत वर्ड यूज होता है ये। होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म है, जो एक जैसा है, सभी जगह एक जैसा है, उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। तो द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म, द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म, सारा कैसा है? एक जैसा है, उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। और हेटेरोजीनियस मतलब विच इज नॉट यूनिफॉर्म, जो एक जैसा नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जांपल ले ले अगर होमोजीनियस का, तो क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, चलो, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, तो ये होमोजीनियस होगा ना बच्चों। सपोज इसको हमने मिक्सचर कंसीडर किया, तो इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो होमोजीनियस हो गया। अब हेटेरोजीनियस मतलब इसका जो एग्जांपल आएगा बच्चों, ये एग्जांपल होगा आइस इन वाटर। तो अब ये होमोजीनियस होगा क्या? नहीं, ये कैसा होगा? हेटेरोजीनियस हो गया, ठीक है ना? तो हमने क्या पढ़ा? मिक्सचर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर आपने ऐड कर दिए तो उसको क्या कहा जाएगा? मिक्सचर। इसके दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्म, जो एक जैसा होता है, जैसे इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों आराम से एक जैसा सभी जगह वैसे ही होगा, तो उसको कहेंगे होमोजीनियस। अगर अलग अलग होगा तो उसको क्या कहेंगे? हेटेरोजीनियस। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लो बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा? मिक्सचर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो यहां से हमें दो चीजें समझनी थी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। आई होप ये सारी चीजें आप लिख रहे हो, ठीक है ना? होमोजीनियस मतलब जो एक जैसा होता है उसको क्या कहा जाता है? होमोजीनियस। और जो अलग अलग होता है उसको कहा जाता है हेटेरोजीनियस। उसको क्या कहा जाता है? हेटेरोजीनियस। अब आ जाते हैं हम हमारे सॉल्यूशन पे। चैप्टर का नाम भी सॉल्यूशन है और हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन। देखो बच्चों, अब इसकी डेफिनेशन टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकली डेफिनेशन इसकी समझना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो देख लो बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है?
द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, लिखो द होमोजीनियस, होमोजीनियस का मीनिंग समझ गया, द होमोजीनियस, द होमोजीनियस, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance, the homogeneous mixture of, the homogeneous mixture of two or more substance, the homogeneous mixture of two or more substance, दो या दो से ज्यादा substance अगर आपने मिक्स कर दिए, which lose their individual identity, which अभी ये इंपॉर्टेंट है, which lose their individual identity, which lose their individual identity, the homogeneous mixture of two or more substance which lose their individual identity and cannot be separated by simple method, and cannot be separated by simple method, बहुत इंपॉर्टेंट है, cannot be separated by simple method, तो ऐसे को क्या कहेंगे, is called solution, इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सिंपल है, देखो हमने क्या किया, दो सब्सटेंस लिए, दो सब्सटेंस कैसे, A प्लस B, और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन। तो अगर A और B दोनों ने अपनी ओन आइडेंटिटी लूज कर दी, मतलब ये दोनों के प्रॉपर्टीज डिसअपीयर हो गए, कुछ नया बना, तो अब इसको कहेंगे सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन से आप ए और बी को नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल मेथड, आप छन्नी ले लो, फिल्ट्रेट पेपर ले लो, फिल्ट्रेट पेपर से ऐसे उसको आराम से आप सेपरेट कर सकते हो क्या, नहीं। मतलब नॉर्मल मेथड से, फिजिकल मेथड से, नॉर्मल मेथड मींस फिजिकल मेथड, मतलब बॉइलिंग या फिर छन्नी से छान के उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस। अब व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस, सपोज ये कंटेनर है, ये कंटेनर में सॉल्यूशन है, अब आपने क्या किया, तीन जगह से इक्वल पार्ट उठाया, यहां से उतना ही, यहां से उतना ही, यहां से उतना ही, तो सपोज इसमें 3 मॉलिक्यूल्स आए, तो इसमें भी कितने मॉलिक्यूल्स आने चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें भी कितने आने चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स, तो इसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन बनने के लिए, मिक्सचर को सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होना जरूरी है, मिक्सचर आपका होमोजीनियस होना चाहिए, मिक्सचर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, और दो या दो से सब्सटेंस, दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, और वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज कर देंगे। अगर ए और बी को ऐड कर दिया तो अब ए और बी का एग्जिस्टेंस उसमें नहीं रहा, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी उन्होंने लॉस कर दी, और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो मिक्सचर में अगर तीन प्रॉपर्टीज आ गए तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। समझ रहे हो, मिक्सचर क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, मतलब सारी तरफ सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और उसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस हम ऐड करेंगे, तो जो भी सब्सटेंस हम ऐड करेंगे वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लूज कर देंगे, मतलब वो खुद के प्रॉपर्टीज लूज कर देंगे, खुद का कुछ भी एग्जिस्टेंस अंदर नहीं रहेगा। और उनको सेपरेट किया जा सकता है क्या, नहीं, नॉर्मल मेथड से, फिजिकल मेथड से उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे चीज को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस व्हिच लूज देयर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी वो लूज कर देंगे, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। समझ में आया, इसको क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अगर दो कंपोनेंट होंगे, दो से ज्यादा हो सकते हैं, सॉल्यूशन के अगर दो कंपोनेंट होंगे तो उसे कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम दो के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहेंगे, अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। उसको क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाय मतलब दो ना बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। तो जिस भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है बच्चों, उसको क्या कहा जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन समझ में आया बच्चों, सॉल्यूशन क्या है, देखो, द होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंस which loses their individual identity, जो खुद की आइडेंटिटी लूज करते हैं, और उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं। एक बार सॉल्यूशन बन गया तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आपको ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, चलो, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हैविंग टू और मोर, टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बाइनरी, तीन होंगे तो टर्नरी, चार होंगे तो क्वार्टरनरी, ऐसे सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। तो हमारे सिलेबस में कौन से सॉल्यूशन है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ऐसे
दो कंपोनेंट होती है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखो? कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। बाइनरी, क्या बाइनरी सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन सॉल्यूट, नंबर वन क्या? सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और द कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब भाग, हिस्सा, द कंपोनेंट ऑफ solution, the component of solution which is present in less extent, less extent, extent मतलब प्रमाण, amount कम कम है, less extent is called solute। तो जो सॉल्यूशन में कम है उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट। क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस एक्सटेंट, जो कम प्रमाण में है, जो कम प्रोपोर्शन में है, जो कम है, उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट। और दूसरा जो होता है नंबर टू सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कैसा? जो कम है उसको सॉल्यूट कहेंगे, तो जो ज्यादा है उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा? द कंपोनेंट of solution, the component of solution which is present, the component of solution which is present in greater extent, समझ रहे हो? greater extent, the component of solution which is present in greater extent is called, उसको क्या कहा जाएगा? solvent। क्या कहा जाएगा? solvent। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो अब सॉल्यूशन कैसे बनता है? टू या मोर कंपोनेंट ऐड करके, होमोजीनियस होने चाहिए, खुद की आइडेंटिटी लूज करने चाहिए, और उसको हम नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस बनना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी लूज होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया सॉल्यूशन। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम कितने कंपोनेंट ऐड करेंगे? दो। तो जो कम होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अब एक गलतफहमी हम हमारे दिमाग में रह जाती है कि पानी को हम हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा कहां लिखा हुआ है क्या पानी को हमेशा सॉल्वेंट लेना है? नहीं। एक क्वेश्चन भी आया था आईआईटी में जिसमें पानी को सॉल्यूट दिया था और कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? जो कम अमाउंट में है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। अब कुछ साइंटिस्ट लोग लेवल के लोग होंगे, उनको क्वेश्चन आ रहे होंगे, कौन से बताता हूं मैं आपको। सपोज आपको कहा गया 80% H2SO4 सॉल्यूशन, 80% H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है 80% H2SO4, 20% वाटर, 20% वाटर, ठीक है। तो 80% H2SO4 है, तो H2SO4 ज्यादा है, तो H2SO4 क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्या हो गया? सॉल्वेंट। और H2O क्या हो गया? सोल्यूट। समझ रहे हो आप? जो कम है उसको सॉल्यूट कहने का, जो ज्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलने का। और क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज अब क्या कहा गया? 20% H2SO4। क्या कहा गया? 20% H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि इसमें 20% H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और 80% वाटर है, 80% वाटर है। तो जो कम है, जो कम है वो हो गया आपका सॉल्यूट, वो हो गया आपका सॉल्यूट। तो अब H2SO4 सॉल्यूट हो गया, और 80% वाटर है ना, तो ये क्या हो गया अभी? सॉल्वेंट। तो ये 80% है इसलिए सॉल्वेंट है, वाटर है इसलिए सॉल्वेंट है क्या? नहीं। तो ये गलतफहमी मत आने दो। अब कोई कह रहे होंगे कि सर सपोज हमने क्या किया, 50% H2SO4 ले लिया, तो अब क्या करें सर? 50% H2SO4, ये ऐसे जो लोग होते हैं ना बच्चों, ये साइंटिस्ट लेवल के होते हैं, ठीक है ना। 50% H2SO4 अगर आपने ले लिया तो क्या हो जाएगा? 50% उसमें H2SO4 होगा और 50% वाटर होगा। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों बताओ? 50% H2SO4 होगा और 50% वाटर होगा। तो यहाँ का सॉल्यूशन ऐसा है बच्चों कि आपके दिल पर है, किसको भी सॉल्यूट ले लो, किसको भी सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। अगर आपको H2SO4 को सॉल्वेंट कहना है तो कह दो, अगर इसको सॉल्वेंट कह दिया तो इसको सॉल्यूट ले लो, या तो फिर वो प्रॉब्लम में स्पेसिफाई करेंगे कि ये सॉल्यूट है या ये सॉल्वेंट है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो किसी को भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले सकते हो। तो नॉर्मली अगर 50% का देंगे वो, तो स्पेसिफाई कर देंगे कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, ठीक है। तो दो कंपोनेंट मिलके बना सॉल्यूशन, जो कम है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, जो ज्यादा है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो इतनी चीजें क्लियर है तो बोलो हाँ और लिख लो ये चीजें, चलो कम ऑन। ठीक है, तो वी आर स्टडिंग हियर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, जो कम है उसको कहेंगे सॉल्यूट और जो ज्यादा है उसको कहेंगे सॉल्वेंट, जो ज्यादा है उसको कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। अब सपोज
सपोज हमें क्या दिया है, हमें अमाउंट पता ही नहीं, मतलब कौन कम है कौन ज्यादा है ऐसा दिया ही नहीं है, और हमें डिसाइड करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आपसे क्या कहा गया है, शुगर सॉल्यूशन ऐसा कहा गया है। ठीक है, सिर्फ क्या कहा गया है, शुगर सॉल्यूशन। तो आपको डिसाइड करना है कौन सॉल्यूट है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब क्या, पानी में हमने शक्कर ऐड की। तो अब कैसे डिसाइड करें, तो एक और मेथड होती है जिससे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, सॉल्यूशन फाइनली जिसकी स्टेट ले ले उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइनली, फाइनली जिसकी स्टेट ले लेगा, जिसकी स्टेट, स्टेट समझते हो, फिजिकल स्टेट तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्यूशन फाइनली जिसकी स्टेट ले लेगा, जिसकी मतलब जो कंपोनेंट की स्टेट ले लेगा, ले लेगा, वो क्या होगा, वो आपका सॉल्वेंट होगा। वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, क्या करेंगे, शुगर ऐड करेंगे वाटर में, शुगर ऐड करेंगे वाटर में, समझ रहे हो। तो शुगर क्या है, सॉलिड, शुगर क्या है, सॉलिड, और वाटर क्या है, लिक्विड, वाटर क्या है, लिक्विड। तो हमने क्या किया, शुगर को वाटर में ऐड किया, शुगर को वाटर में ऐड किया, तो शुगर वाटर सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, लिक्विड, क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो फाइनली क्या बन गया सॉल्यूशन, लिक्विड। तो इसमें जो लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड कौन है, वाटर, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूशन फाइनली जिसकी स्टेट लेगा, जिस कंपोनेंट की स्टेट लेगा, वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। तो हमने शुगर सॉलिड ऐड किया वाटर लिक्विड में, तो सॉल्यूशन बन गया लिक्विड। तो लिक्विड कंपोनेंट कौन सा है, वाटर, तो वाटर क्या हो गया हमारा, वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो ये और एक मेथड है डिटरमाइन करने की कौन सॉल्वेंट होता है, कौन सॉल्यूट होता है। और शुगर क्या हो जाएगा, शुगर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो फाइनली जिस जिस कंपोनेंट की स्टेट सॉल्यूशन ले लेगा, उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो बचा हुआ कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये दो टेक्निक से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो जो ज्यादा है कंपोनेंट उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, या फिर सॉरी, एक जो ज्यादा कंपोनेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। और फाइनली अगर आपने डिसॉल्व कर दिया, और जिसकी स्टेट, जिस कंपोनेंट की स्टेट सॉल्यूशन को आ रही है, जैसे कि हमने क्या किया, शक्कर को पानी में ऐड किया, शुगर को पानी में ऐड किया, तो पानी की स्टेट आ जाएगी सॉल्यूशन को, शुगर पिघल जाएगी और लिक्विड हो जाएगी ना। तो फाइनली क्या मिला, लिक्विड मिला, तो लिक्विड क्या हो गया उसमें का, सॉल्वेंट होगा। तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है अब हमें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के हैं, टोटल 9 टाइप के हैं, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट कितने होते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहां पर ले लेंगे हम नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और उसके बाद ले लेंगे एग्जाम्पल। क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल। समझ रहे हो आप, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एग्जाम्पल। तो पहले हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो पहला सॉल्यूट लेंगे हम, सॉलिड, ठीक है। दूसरा सॉल्यूट, दूसरी बार भी हम लेंगे सॉलिड, और तीसरी बार भी लेंगे हम सॉलिड। समझ रहे हो, तीनों बार हमने क्या लिया, सॉलिड लिया, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ वन लेंगे हम लिक्विड, 3 बार लिक्विड ले लेंगे। फिफ्थ वन भी क्या होगा हमारा, लिक्विड, और सिक्स्थ वन भी क्या हो जाएगा, लिक्विड। समझ रहे हो, लिक्विड। तो पहले हमने 3 सॉलिड लिए, उसके बाद 3 लिक्विड, अब फाइनली क्या करेंगे हम, 6, 7, 8, 9, तो ये तीनों क्या ले लेंगे हम, गैस। ये हम किसकी स्टेट ले रहे हैं, दीज आर द स्टेट ऑफ सॉल्यूट, क्या, सॉल्यूट। अब हम क्या करेंगे, सॉलिड सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉल्वेंट कैसा लेंगे, सॉलिड, फिर एक बार कैसा लेंगे, लिक्विड, एक बार कैसा लेंगे, लिक्विड, फिर तीसरी बार क्या लेंगे, गैस। समझ रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। समझ रहे हो, सॉलिड इन गैस। फिर से यहां पर क्या करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब इस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड। समझ रहे हो, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। अब यहां पर और 3 ले लेंगे, सॉलिड, लिक्विड
एंड फाइनली गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस इन सॉलिड, क्या नाम होगा? गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा? गैस इन गैस, गैस इन गैस। अब हमें लिखना है इनका एग्जाम्पल। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, या सॉलिड इन लिक्विड, साल्ट इन वाटर। बेस्ट एग्जाम्पल, साल्ट इन वाटर, समझ रहे हो? तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे? सॉरी, सॉलिड इन सॉलिड, साल्ट इन शुगर, चलो कोई बात नहीं, साल्ट इन शुगर, समझ रहे हो? साल्ट इन शुगर। या फिर एलॉयज, क्या? एलॉय, एलॉय समझते हो? एलॉय, एलॉय मतलब क्या होता है? दो मेटल का सॉल्यूशन। तो दोनों मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्यूट है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो साल्ट इन शुगर या एलॉय, ALLOY, ये अलो हो गया बच्चों, एलॉय। स्पेलिंग देख लो आप प्लीज, एलॉय, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे कहेंगे, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, सॉरी, सॉलिड इन सॉलिड, मेटल एलॉय, उसके बाद मेटल एलॉय या साल्ट इन शुगर। अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या है बच्चों? शुगर इन वाटर, बेस्ट एग्जांपल, शुगर, शुगर इन वाटर। तो क्या ऐड कर रहे हैं हम? शुगर, किसमें? वाटर में। तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट, सॉलिड, और वाटर क्या हो गया? लिक्विड, वाटर क्या हो गया? लिक्विड। अब सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है आयोडीन इन एयर। आयोडीन क्या है? आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन इन एयर। तो फाइनली हमने किस में ऐड किया उसको? गैस में, एयर में। आयोडीन इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। अब लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है मेटल एज अ मर्क्यूरी इन सिल्वर। तो मर्क्यूरी इन सिल्वर, Hg इन सिल्वर, ठीक है, समझ रहे हो? तो मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड होता है बच्चों, सॉरी, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना। मर्क्यूरी कैसा होता है? लिक्विड। तो लिक्विड ऐड किया हमने सॉलिड में, सिल्वर कैसे होता है? सॉलिड। तो लिक्विड ऐड किया सॉलिड में, लिक्विड ऐड किया सॉलिड में। अब लिक्विड इन लिक्विड, सिंपल बच्चों, दारू, दारू, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, दोनों लिक्विड होते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। अब लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्या? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, समझ रहे हो? तो यहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या आ गया? गैस, और क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड। तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। अब उसके बाद क्या है? गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम, हाइड्रोजन ऑन प्लैटिनम। प्लैटिनम कैसे होता है? सॉलिड, हाइड्रोजन कैसे होता है? गैस। तो गैस इन सॉलिड। उसके बाद गैस इन लिक्विड, जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, समझ रहे हो? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? गैस, गैस इन लिक्विड, वाटर क्या हो गया? लिक्विड। अब गैस इन गैस, एयर, air is the best example of gas in gas, mixture of all types of gases is nothing but air। तो ये क्या हो गया बच्चों? These are the types of solution। ये क्या हो गए? कुछ टाइप हो गए, किसके? सोल्यूशन के। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। बच्चों कितने टाइप के सोल्यूशन है? 9 प्रकार के सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमने 9 प्रकार पढ़ लिए। अब बच्चों कुछ बेसिक चीजें हमें पढ़नी है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आएंगी तो कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है, देखेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। वो आने के लिए ये चीजें आना जरूरी है। जो ओल्ड सिलेबस था आपका उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड थी, लेकिन पता नहीं क्यों सिलेबस किसने डिजाइन किया, आई डोंट नो, लेकिन वो बहुत ही अलग ही सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन ये चीजें आपको पढ़ाना जरूरी है, इसके बजाय ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? शुरू में हमने सोल्यूशन से शुरुआत की। दो कंपाउंड मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन बनने का क्राइटेरिया ये है कि दोनों को मिक्स करने के बाद होमोजीनिटी आना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। वो दो सब्सटेंस जो हमने मिक्स किए हैं वो खुद की आइडेंटिटी लूज करना चाहिए, और सिंपल मेथड से उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये 3 चीजें हो गई तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा होगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट, जो कम होगा उसको कहेंगे सॉल्यूट। या फिर फाइनली सॉल्यूशन जिस कंपोनेंट की स्टेट ले रहा है उसको कहेंगे सॉल्वेंट, उसको कहेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि पानी है, शक्कर है, शक्कर को पानी में डाला तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा या लिक्विड? लिक्विड बनेगा ना। तो लिक्विड किसकी स्टेट थी? वाटर की, तो वाटर को क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो फाइनली जिस भी कंपोनेंट का लिक्विड स्टेट ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, और उसके साथ जो है उसको क्या कहेंगे? सॉल्यूट। क्या कहेंगे? सॉल्यूट। अब क्या है बच्चों, जो ज्यादा होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम कहता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। तो ज्यादा या कम कैसे डिसाइड करें? तो उसके लिए एक टर्म होती है, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। लिखो, हेडिंग लिखो, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन।
अब आगे आपको पता लगेगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन केमिस्ट्री इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे डायमेंशन होता है ना फिजिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट में, वैसे कॉन्सेंट्रेशन इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ऐसे लिखोगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, तो ये क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे कैसा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। या फिर सपोज यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये सारी चीजें बेसिक है बच्चों। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रमाण, मतलब ज्यादा है या कम है या कितना है, मतलब सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डालोगे बे, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसमें, उसको क्या कहा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब दिए हुए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। अब एक चीज याद रखो बच्चों, सपोज खाने में नमक ज्यादा हो गया, खाने में नमक ज्यादा हो गया, तो उसको क्या कहेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, नमक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सपोज दूध वाले ने दूध में पानी बहुत मिला दिया, तो क्या कहेंगे, दूध का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी का ज्यादा है। पानी ज्यादा हो गया ना, समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रमाण, कितना है, कितना है, उसको क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन, मतलब दिए हुए सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन। इमेजिन करो चाय बहुत मीठी हो गई, तो शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा है। चाय फिक्की हो गई तो शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड है, उन मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा है मास रिलेटेड। ओके, वॉल्यूम रिलेटेड मेथड, वॉल्यूम रिलेटेड मेथड, वॉल्यूम रिलेटेड मेथड। अब ऐसे क्यों डिवाइड किया गया बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम रिलेटेड मेथड एंड सेकंड वन इज मास रिलेटेड मेथड, मास रिलेटेड मेथड, मास रिलेटेड मेथड। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं बच्चों, तो उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वॉल्यूम रिलेटेड मेथड एंड मास रिलेटेड मेथड। तो वॉल्यूम रिलेटेड मेथड में क्या होता है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू बन जाता है यहां से। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक चीज याद रखो बच्चों, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो वो एक्सपांड होती है, नॉर्मली वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। तो एक्सपांड हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड है उसको अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन जो मास होता है ना बच्चों, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर या इट चेंजेस विद टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये जो चीज है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज मास इज नॉट रिलेटेड विद टेम्परेचर। अगर ऐसा होता तो जो जाड़े लोग हैं, ठीक है ना, उनको अगर आपने गर्म कर दिया तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसका मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसे होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है ना। तो मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के टू टाइप के मेथड है बच्चों, वॉल्यूम रिलेटेड मेथड एंड मास रिलेटेड मेथड। तो वॉल्यूम रिलेटेड मेथड क्या होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एंड मास रिलेटेड मेथड डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अब वॉल्यूम रिलेटेड मेथड कौन कौन से है देख लो बच्चों। वॉल्यूम रिलेटेड मेथड आई थिंक 4 है बच्चों, वॉल्यूम रिलेटेड मेथड 4 है। तो पहली जो मेथड है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। डिटेल में पढ़ेंगे हम, घबराने की कोई बात नहीं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ओके। उसके बाद है बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ओके, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद है मोलैरिटी, उसके बाद है मोलैरिटी, उसके बाद है नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक। उसके बाद है नॉर्मेलिटी। सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों, सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे इसमें, नीट के, जेई के, थ्योरी के सभी हो जाएंगे हम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये 4 मेथड है जो वॉल्यूम रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें जो पहली मेथड है वो है वेट बाय वेट मेथड, वेट बाय वेट परसेंट, सॉरी, वेट बाय वेट परसेंट। सेकंड वन वेट बाय वेट परसेंट इसकी फर्स्ट मेथड है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन,
ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों, सारी चीजें एक एक हेडिंग पढ़नी है हमें। मोल फ्रैक्शन, उसके बाद है मोलैलिटी। हाँ, अलग अलग है बच्चों। मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ओके, उसके बाद आएगा पीपीएम। पीपीएम इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब कितने होते हैं बच्चों? 10 लाख। मिलीनियर होना है ना आपको। पार्ट्स पर मिलियन। या फिर पीपीबी, पीपीबी होता है, इसको कहते हैं पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन कितना होता है बच्चों? 10⁹9। मिलियन कितना होता है? 10⁶6। बिलियन कितना होता है? 10⁹9। ठीक है ना। तो ये सारे मेथड है, 5 और 4 9 मेथड्स है। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? वेट बाय वेट क्लियर करेंगे, इसके प्रॉब्लम क्लियर करेंगे, मोल फ्रैक्शन क्लियर करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन क्लियर करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन क्लियर करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम क्लियर करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और अगले लेक्चर के लिए मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी ये अगले लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके चीजें नोट करो बच्चों। चलो, हमारे पास 30 मिनट्स बचे हुए। 30 मिनट्स में ये सारी चीजें हमें कवर करना है। तो क्या क्या हुआ बच्चों? हमें डिसाइड करना है कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट कम है। तो कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, कौन सा कंपोनेंट कम है, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। दिए हुए सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के दो टाइप के मेथड्स होते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, मास रिलेटेड जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है ना। तो अब ये सारे मेथड्स हमें पढ़ना है और इस पे के न्यूमेरिकल्स जो कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ऐसी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। एक 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 एक, एक हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले होगा वेट बाय वेट परसेंट। लिखो, हेडिंग लिखो, नंबर 1 वेट बाय वेट परसेंट। वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाय GHT, वेट बाय वेट परसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? W बाय W परसेंट इज इक्वल टू वेट मास। दिस इज नॉट फिजिक्स, हाँ, ये केमिस्ट्री है। तो वेट मास दोनों एक ही होगा यहाँ पर। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हो? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट का फॉर्मूला, ऊपर भी वेट है, सॉल्यूट का भी वेट है, सॉल्यूशन का भी वेट है। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसको क्या कहेंगे? वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट। अब ये मास जो होता है टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको एग्जांपल से हम समझेंगे। सपोज आपसे कहा गया है कि 9% वेट बाय वेट, या फिर 9 वेट बाय वेट परसेंट ऑफ HCl। इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स देख लो बच्चों अच्छे से, इट मीन्स समझना बहुत जरूरी है बच्चों कंसेप्ट। 9 वेट बाय वेट परसेंट HCl म्हणजे काय? मतलब क्या? 9 ग्राम ऑफ HCl is dissolved, 9 gram of HCl is dissolved in या present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सिंपल बच्चों। सपोज आपसे कहा गया है 15 वेट बाय वेट परसेंट H2SO4। तो इसका मीनिंग क्या है? 15 ग्राम H2SO4। 15 ग्राम H2SO4, ऊपर वेट है ना, ऊपर मास है ना, 15 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास, ये इधर भी मास है, इधर भी मास है, ऊपर मास सॉल्यूट का है, नीचे मास सॉल्यूशन का है। तो 15 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सपोज ऐसा कहा गया है 3 वेट बाय वेट परसेंट यूरिया। 3 वेट बाय वेट परसेंट यूरिया। तो 3 ग्राम यूरिया किसमें ऐड है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। समझ रहे हो? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो दिस इज अबाउट वेट बाय वेट परसेंट। ओके, तो अब इसका हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो, न्यूमेरिकल लिखो। ये हो गया बच्चों। चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल ऐसा है बच्चों, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज dissolve in 100 gram of water. Find
वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट। अच्छे से देखो बच्चों, तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ना बच्चों, मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, इंटू 100। तो यहां पर सॉल्यूट कौन है? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, C12H22O11। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, 100 ग्राम सिर्फ वाटर है आपका। तो वाटर में क्या ऐड किया? 10 ग्राम सुक्रोज। तो 10 प्लस 100, दो कंपोनेंट है ना, 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 10 आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉरी 100 आपका सॉल्वेंट हो गया, 10 आपका सॉल्यूट होगा। तो ये सॉल्यूशन का मास हो गया इंटू 100, फॉर्मूले का इंटू 100। तो ये क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 110, ये 110 हो गया। ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, इंटू 100, इंटू 100। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। तो ये कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 1, 11 9 जा 9 0, 11 9 जा, तो कितना आया ये? 9.09 परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। समझ रहे हो? तो इस तरह से वेट बाय वेट परसेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सॉल्व किया? वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है। अब कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, आपको डेंसिटी दे देते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखो बच्चों, ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट बिल्डिंग शुरू है आपका, ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक चीज याद रखो, इमेजिन करो, डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो। डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब इस पे ये फॉर्मूले का यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? 10 ग्राम ऑफ HCl is present in 100 ml of solution. 10 gram of HCl is present in 100 ml, ml मतलब मिलीलीटर, 100 ml of solution। समझ रहे हो? 100 मिलीलीटर of solution। find weight by weight percent, find weight by weight percent, and given that density of solution, density of solution, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। कोई बात नहीं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्राम पर मिलीलीटर। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो पहले लिख लेंगे हम, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, चलो लिखो, फॉर्मूला लिखो। वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमारे पास 10 ग्राम ऑफ HCl, मतलब हमारे पास सॉल्यूट का मास है कितना? 10 ग्राम। लेकिन वी डोंट हैव मास ऑफ सॉल्यूशन, इंटू 100 का इंटू 100। लेकिन हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या? नहीं। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 मिलीलीटर। हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये रो सिंबल क्या है? रो, रो मतलब क्या होता है? डेंसिटी। सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देख लो बच्चों, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक मेथड होती है। केमिस्ट्री में मैग्नीट्यूड के साथ हमेशा यूनिट लिखने की आदत रखो, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सिंपल सा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10 ml। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। सॉरी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो क्या ये क्या आ गया? 100 ml। ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देख लो बच्चों, मिलीलीटर मिलीलीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2, तो ये कितना आ जाएगा? 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 120 ग्राम। तो वहां से 120 ग्राम यहां पर रख देंगे, 120 ग्राम। तो ये 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आएगा? 12 1 12, 12 96 ओके 96, 8.4 बचे ना, 12 36, 8.3 समथिंग। ओके 8.3% आएगा। ओके, तो वेट बाय वेट परसेंट कितना आया? 8.3, 8.3। ठीक है बच्चों, पॉज करके नोट कर लो। सो दिस इज अबाउट
वेट बाय वेट परसेंटेज। ये क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज। पहला बच्चों दोनों में मास है बच्चों, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या, नहीं डिपेंड करता, इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब सेकंड वन जो हम पढ़ेंगे वो होगा बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ओके, नंबर टू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब एक चीज याद रखो, जब हमने मास बाय मास परसेंट पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन क्या थी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अब सपोज आपसे कहा गया है 5% या 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम H2SO4। तो इसका मीनिंग क्या है, 5 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। आपसे कहा गया है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 10 मिलीलीटर ऑफ C2H5OH इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना है, 10 मिलीलीटर ऑफ C2H5OH प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या कहा जाता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। तो दोनों अगर वॉल्यूम होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं बच्चों। ठीक है, कंबाइंड न्यूमेरिकल देखेंगे। ये होगा बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का अगर वॉल्यूम मेजर करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब तीसरा क्या होता है, नंबर 3 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, देख लो बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपसे कहा गया है 3% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है बच्चों 3 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 3 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सपोज ऐसा कहा गया है 10% वेट बाय वॉल्यूम अमोनिया। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, 10 ग्राम ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, अ शुगर सॉल्यूशन लिखो, प्रॉब्लम लिखो, देख लो। अ शुगर सॉल्यूशन कंटेन, न्यूमेरिकल बच्चों, शुगर सॉल्यूशन कंटेन 10% वेट बाय वॉल्यूम फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। एक चीज याद रखना है, अगर वेट बाय वेट है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और वेट बाय वॉल्यूम है तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बस इतने फॉर्मूले आ गए, कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब क्या कह रहा है, शुगर सॉल्यूशन कंटेन 10 वेट बाय वॉल्यूम, मतलब क्या है बच्चों,
10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम शुगर वेट बाय वॉल्यूम है ना, इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हो, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता क्या करना है, वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 मिलीलीटर इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। दिस मिलीलीटर कैंसल विथ दिस मिलीलीटर, ये 100 है, सॉरी बच्चों 10 नहीं है, 100 है, ये 100 है, बी फोकस। हाँ, ये 2 जीरो अगर कैंसिल कर दिए तो 1 2, तो क्या बचा 125 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 125 ग्राम। तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट का मास कितना है 10 ग्राम, शुगर कितना था 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना आया 125 ग्राम इंटू 100। अब क्या हो जाएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 25 पाचा 125, 25 चौक 100, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 8%। ओके बच्चों, मुझे वंजा बिंजा नहीं आता बच्चों ऐसा, ठीक है ना, पाड़े खटा 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 खटा, बेसिकली हमने जो है वो सारी पढ़ाई मराठी मीडियम से हुई है हमारी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये लॉजिक होता है बच्चों, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम। तो कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो वेट बाय वेट हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, वेट बाय वॉल्यूम हो गया। तो कोई भी परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है और बहुत आराम से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और एक एक न्यूमेरिकल बनाएंगे बच्चों, क्या कहता है, अ शुगर सॉल्यूशन इज 20% वेट बाय वेट, अ शुगर सॉल्यूशन, अ शुगर solution is 20% weight by weight, weight by weight. Find weight by volume, find weight by volume percent if density of solution, if density of solution is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। बहुत आसान है बच्चों, देख लो आराम से देख लो। क्या कह रहा है, शुगर सॉल्यूशन इज 20 वेट बाय वेट, वेट बाय वेट मतलब क्या है, 20 ग्राम आपका शुगर है। अब आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं बच्चों, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसको सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। 20 वेट बाय वेट है, तो 20 वेट बाय वेट मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, तो क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पर प्रॉब्लम ये है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, समझ रहे हो, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमें वॉल्यूम पता करना है, तो ये डेंसिटी को इधर ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम, 100 ग्राम, यूनिट के साथ लिखने की आदत रखो बच्चों। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.2 मिलीलीटर, रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ठीक है, बन गया हमारा न्यूमेरिकल। देखो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास कितना है 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, 100 डिवाइडेड बाय 1.2, ये क्या है मिलीलीटर, इनटू 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 ये 100, क्या हो जाएगा, दिस 100 कैंसिल विद दिस 100, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा 20 इंटू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये जीरो कैंसिल होगा तो ये इधर चला जाएगा, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो ये क्या आ जाएगा
24%। क्या आ जाएगा? 24%। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 24%। ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, अब इसके बाद और एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से होता है बच्चों। तो हमने क्या क्या किया? वेट बाय वेट परसेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट किया। अब देख लो और एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाय वेट। अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 इज 5% वेट बाय वेट। ठीक है, और क्या कह रहा है? फाइंड द मास ऑफ HNO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड मास ऑफ HNO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 100% यहां पर डेंसिटी देना होगा उन्हें, तो क्या कह रहा है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। समझ रहे हो? ग्राम पर मिलीलीटर। कोई बात नहीं, क्या पूछा है हमसे? फाइंड द मास ऑफ HNO3। ठीक है, चलो तो लेट मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू x ग्राम। जो फाइंड आउट करना है उसे x ले लिया। अब देख लो बच्चों, हमें क्या दिया गया है? परसेंट वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3। व्हाई? बिकॉज इट इज सॉल्यूट ना। मास ऑफ HNO3, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बट वी डोंट हैव मास ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना। तो क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100। कितना है? 100 मिलीलीटर। चलो यूनिट के साथ रखेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये मिलीलीटर कैंसिल विद दिस मिलीलीटर। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2, ये क्या हो जाएगा? 140 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 140 ग्राम। तो परसेंट वेट बाय वेट कितना है? 5। कितना है? 5 इज इक्वल टू मास ऑफ HNO3 कितना है? x, ये फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 140 इंटू ये कितना हो गया? 100। तो ये 2 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14, ये इधर आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 ग्राम। तो x बराबर कितना आ गया? 7 ग्राम। 101% करेक्ट। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 7 ग्राम। कितना आ गया? 7 ग्राम। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करते हैं? बाकी जो बचा हुआ है हमारा क्या? मोल फ्रैक्शन, उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? देखो, हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिटरमाइन करना सीखे। कौन कौन से? वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ रहे हो? मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जिस में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ये वेट है, वेट डज नॉट डिपेंड, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। यहां पर वॉल्यूम है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां पर तो दोनों वॉल्यूम है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब 5% वेट बाय वेट अमोनिया मतलब क्या होता है? 5 ग्राम NH3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ रहे? इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर 5% वेट बाय वॉल्यूम NH3 मतलब क्या होता है? 5 ग्राम NH3 इन
100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NH3 का मीनिंग होता है 5 मिलीलीटर NH3 इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हमने सीखे बच्चों, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो शुरुआत की थी हमने मिक्सचर से, उसके बाद हमने सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बनने के लिए क्या होना चाहिए, दो कंपोनेंट होमोजीनियस तरीके से मिक्स होना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी लूज करना चाहिए, और नॉर्मल फिजिकल मेथड से दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसे को कहा जाता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो कम होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। या फिर दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की जो आएगी, वो स्टेट का जो कंपोनेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे शक्कर हमने अगर पानी में डाल दी तो शक्कर लिक्विड हो जाएगी, तो लिक्विड को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और उसके साथ जो है उसको कहेंगे सॉल्यूट। अब कम या ज्यादा डिसाइड करने के लिए हमारे पास टोटल 9 टर्म्स है, तो 9 में के 3 टर्म्स आज हमने सीखे, वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और उसका मीनिंग ये था, और उस पे के न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पहले लेक्चर को करते हैं समाप्त। जल्दी मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।